अब देखिए ध्यान दो सभी लोग, एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय मेटल ऑन irradiated it by a light of wavelength lambda cannot move away further than a distance d। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिटार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये आपका। बताओ मेरे पास ये कोई एक मेटल प्लेट है, बताओ यहां पे अगर लैम्डा वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो बताओ यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा। अगर हम लोग यहां पर मोस्ट एनर्जेटिक की बात करें, क्योंकि अगर हमने इसको रोक लिया तो बताओ सभी रुक जाएंगे। और मोस्ट एनर्जेटिक के लिए अगर मैं बात करूं, इसका तो ये के मैक्स वाला हुआ। बताओ के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके? के मैक्स अगर मैं डिफाइन करूं, दिस के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा और माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। और यही तो हमें फाइंड आउट करनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ रिटार्डिंग है। रिटार्डिंग का मतलब बताओ ई ये ऐसे इधर होगा। अब इस केस में हुआ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो वी मैक्स से निकला होगा, पता इसकी स्पीड कम होते 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 कहीं ये मोमेंटरी रेस्ट पे आया होगा। और अगर ये मोमेंटरी रेस्ट पे आया तो इसके बाद ये फिर दोबारा ऐसे मूव करेगा और जाके ये ऐसे ही तो होगा। यही तो सिचुएशन होगी यहाँ पर। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, मुझे ये बताओ ये के मैक्स जो है काइनेटिक एनर्जी, बताओ अगर मैं इन पोजीशन ए और बी की बात करूं, बताओ दिस के मैक्स इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, बताओ इस पे क्या हो जाएगा, दिस इज द ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बताओ डिस्टेंस कितनी है आपके पास है डी, बताओ यही तो हुआ। ये यही तो हुआ के मैक्स की वैल्यू, क्योंकि यहां पर जाके वी मैक्स है, यहां पर रेस्ट पे आ गया। तो ये तुम्हारे पास दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव है यही तो इसके। अब बताओ के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ई इंटू, अब इसको वॉकडन ना लिखो वरना फिर निगेटिव लिखना पड़ेगा। भाई वॉकडन एक्चुअली अगर देखेंगे तो निगेटिव आएगा ना आपके पास। तो एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट इंटू ई इंटू, अब बताओ इससे बहुत आसानी से लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। बताओ ये क्वेश्चन तो हो गया होगा ना आसानी से, पक्का। सेकंड पे आइए सभी लोग जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। नोट आउट करने का स्कोप नहीं है, अपना पीडीएफ से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हाउ मच पावर मस्ट अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 have to produce the same saturation current on irradiating a metal plate as produced by a light beam of wavelength lambda 1 and power W1। ठीक, और क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या है? ये वही है आपके पास, बोला क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हम इसको क्या नाम देते थे, इसको हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी बोलते थे। अब बताओ हमारे पास अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, हम लोगों ने पढ़ा है यार, किसकी बात की हम लोगों ने, सैचुरेशन करंट डिफाइन किए। बताओ सैचुरेशन करंट हम लोग कैसे पढ़ते थे, आई सैचुरेशन की बात करें तो बताओ वो हमारे पास आता है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू कॉस फाइव अपॉन एच न्यू इंटू क्या आता था आपके पास, ये हो गया एच नंबर ऑफ फोटोन इंटू पी बाय 100
और इंटू ई, बताओ यही तो आपके पास है। अब बताओ यहां पर उसने हमें जो है ना आई इंटू ए, एक तरीके से बताओ ये क्या है आपके पास, ये एक तरीके से पावर ही तो दी, आई ए कॉस फाई आपके, बताओ उसकी वैल्यू उसने डायरेक्टली दे दी। बताओ कितनी वैल्यू दी है पहले, लैम्डा टू के लिए हमें बात करनी है और निकालना क्या है हमें यहाँ पर, हाउ मच पावर मस्ट अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टू। अब बताओ सैचुरेशन करंट हमें सेम रखनी है ना, तो बताओ आई सैचुरेशन 1 इज इक्वल टू आई सैचुरेशन 2। आई सैचुरेशन 1 बताओ क्या हो जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज पावर उसकी क्या दी है W1, ये हो गई पावर अपॉन, अब उसने वेवलेंथ दे रखी है तो बताओ क्या लिखेंगे, एस सी बाय लैम्डा 1। ईल्ड आपके पास बताओ कितना दिया है, दिस इज ईटा 1 बाय 100 इंटू ई, और ये बताओ क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए लेते हैं W2 अपॉन एस सी बाय लैम्डा 2 इंटू ईटा 2 बाय 100 इंटू ई। अब बताओ इससे तुम्हें W2 कैलकुलेट करना आसानी से आ जाएगा, कितना, ये आपके पास कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, एस सी ये कैंसिल आउट हुआ, बताओ यहां से कितना आ जाएगा W2, बोलो बच्चा, दिस W2 इज इक्वल टू ईटा 1 W1 अपॉन कितना हो जाएगा, ईटा 2 लैम्डा 2, देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, और एक लैम्डा 1 भी आएगा यार, कहां गया लैम्डा 1, ये यहां पर लैम्डा 1, कौन सा ऑप्शन आया, हो गया होगा ना सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सभी लोग। क्वेश्चन 3 मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कितने लोगों से हो गया क्वेश्चन 3, बाकी लोग एक बार रीड कर लो, एक बार सब रीड तो कर ही लिया होगा सभी लोगों ने। रेडियस हमें दिया हुआ है, निगेटिव पोटेंशियल है आपके पास, निगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज है आपके पास, वही हम लोग हमेशा इंफिनिटी को ही रेफरेंस मानते हैं, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, और इसके बाद यूवी रेडिएशन हम लोग लैम्डा वेवलेंथ के इंसिडेंट करा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके पास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट है, एच सब कुछ गिवन है आपके पास, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली आफ्टर एमिशन। ये अब देखो यहां पे समझना, ये कहानी जैसा मैंने केस आपको कराया ना, उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट केस है आपके पास। हम लोग जब भी करते थे ना, तो हमारे पास जो एटम होता था वो पॉजिटिवली चार्ज होता था, जिसके कारण बताओ जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता था तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। बट यहां पे निगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा और जब वो इंफिनिटी पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर इस केस, लेकिन उससे पहले ऑप्शन में पूछा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली आफ्टर एमिशन, मतलब यहां पर वो रिपल्शन वाला कंसेप्ट नहीं है। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन 3 के हिसाब से हमारे पास अगर मैं बात करूं, तो ये अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है, मैंने कहा इसके ऊपर कुछ -Q1 चार्ज है और इसका पोटेंशियल -V0, बताओ यही तो दिया हुआ है आपके पास पक्का। अब अगर ये कहानी है, सब लोग मेरी तरफ ध्यान देना, अब बताओ यहां पर कुछ लाइट बीम हमने इंसिडेंट की, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन निकला V मैक्स से, अब बताओ अगर मैं इसके लिए बात करूं, तो बताओ इसके लिए अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे आपके पास, बताओ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वही एस, अगर ए पार्ट की बात करें तो बताओ जो एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस का के ई मैक्स। बताओ पहले वाले पार्ट में तो उसने सिर्फ यही पूछा है, तो बताओ ये हो जाएगा एस सी इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, और ये हो जाएगा हाफ एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर। और अगर ये तो बताओ यहां से वी मैक्स की वैल्यू बताओ आपके पास किसके बराबर हो गई, दिस इज ट्वाइस एस सी इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। बताओ इस पूरे का अंडर रूट, बताओ ये यही तो हो गया। बताओ पहला वाला ऑप्शन तो मैच कर गया, सही है। दूसरा देखो क्या है, ये ध्यान है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड है ऑफ इलेक्ट्रॉन
जस्ट आफ्टर एमिशन है आपके, एमिशन के तुरंत बाद ही आपके। सेकेंड देखो क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट अ ग्रेट हाई डिस्टेंस फ्रॉम द, अब बताओ ये किसकी बात कर रहा है, जब ये कहां पे पहुंच रहा है, इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है। तो इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं, एक अलग डायग्राम में बना लेता हूं, तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो सभी लोग, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये तो वी मैक्स है ही, इसके बाद इसके बाद बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ निगेटिव चार्ज है, किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आपके पास। तो बताओ यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेटेड मोशन होगा, और अगर ये एक्सिलरेटेड मोशन है इलेक्ट्रॉन का, बताओ ये इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज करता जाएगा, बताओ यहां पर, बताओ इसकी एक फाइनल के मैक्स आएगी, अब ये हमें निकालनी है। अब बताओ ये के मैक्स फाइनल बताओ किसके बराबर हो जाएगी, के मैक्स फाइनल की बात करें, ये हो जाएगी आपके पास, पहले तो के मैक्स जो है आपके पास, और प्लस बताओ यहां पे कितना वर्क डन हुआ आपके पास, बताओ वो वर्क डन हुआ ई इंटू ई, या फिर हम इसको ऐसे क्यों लिखें, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पोटेंशियल दिया हुआ है, तो बताओ इसको डायरेक्टली हम क्या लिख दें, ई इंटू वी नॉट, ई इंटू जीरो माइनस माइनस वी नॉट लिखते हैं। पहले तो ये बात समझ में आई सभी को, ठीक, या फिर डायरेक्टली आप लिख लो, वैसे हमें क्या लिखना चाहिए था, ये हमारे पास होगा वर्क डन Q इंटू डेल्टा वी, और Q इंटू डेल्टा वी की अगर मैं बात करूं, तो था वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो था इफेक्टिवली ये यही तो वैल्यू आपके पास आ गई। तो अल्टीमेटली बताओ के मैक्स जो फाइनल आ जाएगा आपके पास, वो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज एच, ये आ जाएगा एस सी बाय 1/λ माइनस 1/λ नॉट प्लस का ई इंटू वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, बताओ यहां से आंसर निकालें, किसके टर्म में आंसर चाहिए उसे, वही स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड यहां से कैलकुलेट हो जाएगी आपके। बताओ बात सभी को क्लियर, कोई समस्या इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही मतलब हमें चार्ज तो यहां पर विद साइन लिखना चाहिए था, फिर तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, भाई जब हम लोग लिखते हैं Q इंटू डेल्टा वी, ये जो Q डेल्टा वी है, बताओ यहां पर Q जो है ना विद साइन होता है ना, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन है ये, तो निगेटिव चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं पर हमें बस ऐसे स्टेटमेंट में पूछ रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं कि स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए। नहीं वो नहीं, लॉजिकली फिर तो यहां माइनस साइन आना चाहिए ना। तो ध्यान रखना, जब तुम यहाँ फील्ड के वॉकडन की बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास देखो इस डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू, वो एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिया है कि वहां काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू एजेंट जब लिखते हैं तब ये डेल्टा यू होता है, दिस इज क्यू इंटू डेल्टा वी, और जब हम वॉकडन फील्ड की बात करते हैं, वॉकडन इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो ये होता है माइनस डेल्टा यू, और ये आपके पास होगा माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा दिस इज क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर तुम बिल्कुल बाय डेफिनेशन लिखोगे ना, तो फिर तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज माइनस ई इंटू वी इनिशियल है माइनस वी नॉट, और माइनस का जीरो, इफेक्टिवली वैल्यू वही आएगी, यहां से कैलकुलेट कर लो। अब भाई यही तुम्हारे पास फाइनल है, अब तुम इसको यहां पर क्या लिख देना, दिस इज हाफ एम इंटू वी मैक्स फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी इंटू 1/λ नॉट प्लस का ई वी नॉट। बताओ आंसर आ जाएगा, पक्का सहमत सभी लोग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी पार्ट थे ना। पोटेंशियल ऑफ द बीड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इरेडिएशन इज, बताओ क्या मतलब हुआ, प्रोलॉन्ग मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम,
क्या करें आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या होगा? बस सभी लोग नोट करना बंद करो। अभी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे सब नोट कर लें। अभी सिर्फ कंसंट्रेट ये करो कि आपको इसको पार्ट करना है, ठीक है ना? बस इसको समझने की कोशिश। हाँ, एग्जैक्ट, सही बात, बिल्कुल। देखो अगर इसके हम सी पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे समझना, सी पार्ट में आपके पास ये सिचुएशन समझो, ये क्या है आपके पास, यहां पर हम आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर मैं बात करूं, ठीक, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम ये पहले इनिशियली इस पे माइनस चार्ज होगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे होंगे, बताओ क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आने लगेगा। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, और इस इनिशियल स्टेट में इसका इनिशियल पोटेंशियल आपके पास क्या था, वो था आपका माइनस वी नॉट। और अगर मैं फाइनल स्टेट की बात करूं तो फाइनल स्टेट में ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसका फाइनल पोटेंशियल कुछ जो है ना प्लस वी लिख लेते हैं, ये फाइनल पोटेंशियल हुआ। अब ये फाइनल, ये आपके पोटेंशियल यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन ये के मैक्स से निकलेगा, अब ये के मैक्स आपका वही है, लेकिन होगा क्या, अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अब बताओ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो एक्सेलरेटेड मोशन था। और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोशन बताओ क्या हो जाएगा, वो रिटार्डेड हो जाएगा। और तो रिटार्डेड मोशन बताओ, ये फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं जाके बताओ ये मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाएगा इंफिनिटी पे, और बताओ इसके बाद ये वापस फिर ऐसे ही तो जाने लगेगा। तो बताओ इस केस में इफेक्टिवली चार्ज एक तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका। बताओ अब इसके लिए हम लोग फाइनल इक्वेशन क्या लिखें, तो बताओ यहां पर जो आपका के ई मैक्स होगा, अब बताओ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ई वी के बराबर हो जाएगा आपका, के ई मैक्स हो जाएगा एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू ई इंटू वी। बताओ यहां से पोटेंशियल वी आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज एस सी बाय ई इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। बताओ वो यही तो आया। अब बताओ इसको हम लोग लिख लेंगे। बताओ एक v हमारे पास आ गया। अब बताओ v आ गया, हमें v की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए थी? अरे दो, सी पार्ट तो गलत हो गया ना, उसमें माइनस साइन लगा है, जबकि क्या होगा, प्लस साइन होना चाहिए। तो सी पार्ट निपट गया। आप क्या बताओ लास्ट पार्ट, फिर लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया इससे, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द बीट। बताओ टोटल नंबर कौन बताएगा मुझे? भाई हमें चार्ज, भाई पोटेंशियल पता था हमें, ये अगर पोटेंशियल है आपका v फाइनल इज इक्वल टू v है, बताओ दैट मींस दिस इज k इंटू क्यू टू बाई आर। और एक तरीके से अगर ये v नॉट है तो दिस इज k इंटू क्यू वन बाई आर। चार्ज हमें पता है। तो अगर मुझे ये निकालना कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूंगा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गए, इसको क्या लिखूं मैं आपके, हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, तो बताओ ये हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा, हमारे पास v फाइनल ये है माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हो जाएगा, v फाइनल है आपका v माइनस ऑफ v इनिशियल, और ये हो जाएगा v माइनस ऑफ v नॉट इज इक्वल टू, क्या रेडियस दिया है, तो बताओ ये जो होगा q, बताओ यही तो मैं लिख सकता हूं n टाइम्स इलेक्ट्रॉन बाय r, टोटल इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ये आपके, बताओ ये यही तो वैल्यू आपके पास हुई आपके, इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो इफेक्टिवली यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज v प्लस वी नॉट इंटू आर अपॉन k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। बताओ वो यही तो आपके पास क्या हो जाएगा,
दिस इज इक्वल टू n, बताओ ये यही तो वैल्यू आ गई आपके, हाँ या ना। अब ध्यान रखना ये हमने विद रिस्पेक्ट टू उसके पॉजिटिव चार्ज की बात की है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकले तो इफेक्टिवली इसमें n ही तो आ जाएगा आपके, वो आपके वैल्यू। क्लियर? चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो इसमें रिजॉल्विंग पावर आपके पास दी हुई है, तो रिजॉल्विंग पावर इसको आप लोग ऐसे ही मान के चलिए कि जो आपको डेटा गिवन है दिस इज लैम्डा बाय डी लैम्डा, आपको डेफिनेशन उसमें गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है। सब लोग आइए इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। कितनों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4? नहीं, देखो यहां पर रिजॉल्विंग पावर का एक्चुअली मीनिंग क्या, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए। अगर हम यहां पे बात करें इस केस में, जैसे ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है, इस तरीके से है। अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो जब हम जंप करके नीचे आएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। भाई अगर हम यहां से जंप करके आएंगे तो यहां कुछ वेवलेंथ लैम्डा 1 निकल रही होगी, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 2 होगी, इसके करस्पॉन्डिंग बताओ वेवलेंथ आपके लैम्डा 3 होगी, इसके करस्पॉन्डिंग बताओ वेवलेंथ लैम्डा 4 होगी। इसका तो इस केस में जैसे जैसे हम लोग n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बताओ लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब देखो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली वो ये बताता है कि जैसे हम किसी एक n इज इक्वल टू n पे गए और ये इसके ऊपर n इज इक्वल टू n+1 है आपके पास। अब बताओ ये तब अगर ये इसके बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे अगर वेवलेंथ ये डी लैम्डा है, अगर ये दो के बीच का गैप इतना कम हुआ कि इस वेवलेंथ लैम्डा को ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग बोलते हैं ये जो डी लैम्डा है, दिस लैम्डा बाय डी लैम्डा इज द रिजॉल्विंग पावर। मतलब ये इतना स्मॉल है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उसे डिटेक्ट करना। ये किससे रिलेटेड है, ये डीएन से रिलेटेड है कि गैप अगर आपके पास बहुत कम हो जाएगा तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए बेसिकली वो डी लैम्डा आपके पास एक टर्म दिया, तो वो उसने हमें डेफिनेशन दे दी है कि लैम्डा अपॉन डी लैम्डा क्या है, वो आपके रिजॉल्विंग पावर है। क्लियर? और ऊपर जाने पे अगर हम बात करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपके पास क्या हो रही, डिक्रीज कर रही है। ये बात क्लियर? अब देखो तो अब वो हमसे चाहता क्या है, वो हमसे कह रहा है बामर सीरीज की बात कर रहा है और उसकी रिजॉल्विंग पावर उसने हमें दे रखी है, और वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अब देखो मेरे पास डी लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, बामर सीरीज है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन की होगी यार, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये यही तो हुआ। और अगर ये आपके रिलेशन है तो बताओ इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 1/लैम्डा स्क्वायर का ये आ जाएगा माइनस का 1/लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही रहेगा। बताओ इसको डिफ्रेंशिएट, ये जीरो, ये कितना होगा n की पावर -2, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2/n³ इंटू dn। और ये माइनस साइन बताओ यहां पे क्या डिफाइन कर रहा होगा कि वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है यार आपके, तो यहां से डी लैम्डा हमारे पास, अब तुम्हें चाहिए डी लैम्डा बाय लैम्डा,
तो ये माइनस साइन हटा लेते हैं यहाँ पे हम लोग सिर्फ। तो अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर, बताओ ये किसके बराबर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/4 - 1/n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2/n³ इंटू dn। तो एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। बताओ डी लैम्डा बाई लैम्डा, नहीं हमें क्या चाहिए, लैम्डा बाई डी लैम्डा चाहिए ना। तो लैम्डा बाई डी लैम्डा, बताओ ये किसके बराबर आ गया डायरेक्टली, बताओ ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 1/4 - 1/n स्क्वायर, 1/4 - 1/n स्क्वायर इंटू n³ बाय 2 dn। बताओ ये यही तो आया, चेक करो सभी लोग बेटा। अयो माइनस है, मतलब माइनस तो सिर्फ वो चेंज करता है, तो उसमें हम लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं। अब एक तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम एक टर्म इसने यूज किया हुआ है और दूसरा हमें n की वैल्यू को, अब तो मैक्सिमम का मतलब बताओ ये dn के बीच का गैप, बताओ dn की बात करें तो अगर ये मैक्सिमम चाहिए, अगर इसको मैक्सिमम चाहिए तो इसको मिनिमम चाहिए, बताओ चेंज dn का मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अरे 1 यार। तो dn की मिन वैल्यू बताओ, जो चेंज है बताओ वो 1 होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा बाय डी लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो वो किसके बराबर आ गया, दिस इज 1/4 - 1/n स्क्वायर इंटू बताओ n³ बाय 2, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी दे रखी बच्चा, हाँ 8 × 10 की पावर, दिस वैल्यू इज 8 × 10 की पावर 3। बताओ क्या इससे सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू, भाई तुम्हारे पास ये वैल्यू गिवन है, बताओ आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लो। आंसर 40, यार इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारे पास, एक काम कर लेना, हिट इन ट्रायल वैल्यू पुट करके चेक कर लेना यार, कहां क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आएगी आई गेस। फोर को जरूरी, तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये तुम्हारे पास आएगा दिस इज n³ बाय 8 माइनस का n/2 इज इक्वल टू 8 × 10। अब बताओ क्या तुम नेग्लेक्ट कर दोगे इसमें, यही तो क्यूबिक बनी होगी, हाँ बेटा 64 के रिस्पेक्ट में n की वैल्यू आ कितनी रही है, हाँ चलो निगलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस तुम्हारे पास हाँ सभी बड़ी वैल्यूज हैं, मतलब यही n की वैल्यू अगर 2 3 4 होती तो तुम ये नहीं कर पाते। चलिए वो कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ ये तो हो गया होगा ना आप लोगों से, फोर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है क्या आपके पास। हमारे पास एक मूविंग न्यूट्रॉन है, कोलाइड्स विद अ सिंगली, वैसे हम लोगों ने न्यूट्रॉन के साथ, तो न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के साथ याद कर लिया था। न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के साथ कितनी आई थी, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो एनर्जी आई थी हम लोगों ने। हमने फिर इस केस में देखा था इससे अगर कम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलास्टिक। 20.4 है परफेक्टली इन इलास्टिक, और इससे ज्यादा है तो इन इलास्टिक, ये स्टैंडर्ड था।
बट यहां पर इन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, यहां पे एक न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन एक हीलियम के साथ, ये सिंगली आयनाइज हीलियम है आपके पास, और ये हीलियम रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे ही होगा, ये रेस्ट पे है, और इसको हम लोगों ने कोई स्पीड दी है, वो स्पीड फाइंड आउट करनी है, मिनिमम स्पीड। बताओ ये वी मिन बताना। बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, मिनिमम स्पीड का मतलब हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो इसका मास अगर स्मॉल एम ले ले तो हम लोग बराबर ही ले, तो इसका मास कितना हो जाएगा 4m। तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बताओ क्या हो जाएगा, ये बताओ ये टोटल मास, बताओ क्या ये v कॉमन से मूव कर रहा होगा, हाँ या ना। तो बताओ यहां पर जो लॉस इन एनर्जी है, वो बताओ लॉस इन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी मिन स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू 5m इंटू वी कॉमन स्क्वायर। पक्का। और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो दिस m इंटू वी मिन इज इक्वल टू m प्लस 4m इंटू वी कॉमन। बताओ यहां पर v कॉमन की बात करें, बताओ ये m अपॉन 5m इंटू वी मिन, मतलब वी मिन बाई 5 आ जाएगा। अब बताओ v कॉमन आ गया, अब बताओ ये जो लॉस है, बताओ इसी से तो वो जंप करेगा, और स्पीड परफेक्टली इलास्टिक मूविंग, एक सेकेंड, हीलियम आयन है आपके पास। अब बताओ हीलियम आयन की बात करें, बताओ जंप करेगा अगर, तो ये एनर्जी बताओ कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से कहां जंप कराएं इसे, 1 से 2 सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी, और इनटू बताओ z की वैल्यू 4 स्क्वायर। बताओ इससे हम डायरेक्टली, बताओ क्या मेरे पास आंसर निकल आएगा, बताओ यहां से v मिन की वैल्यू, पक्का क्लियर, नोट कर लीजिए क्या आंसर आया, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा गलत है, जो मेरे पास आंसर दिया उस पर गलत है। क्या आंसर आ रहा है, और बाकी लोगों ने सेकंड पार्ट आ रहा है, हो सकता है मेरे एंड पे जो आंसर हो गलत हो। मेरे एंड पे जो ना आंसर दिया है आपका, लास्ट पार्ट दिया हुआ है, 9 इंटू 10 की पावर 9.89 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। अब वो चेक कर लेना, वो मतलब कंसेप्ट आपको यहां तक क्लियर है ना सभी को, ठीक, बाकी वैल्यूज पुट करने काम आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बेटा जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ना क्लास आने से पहले, वो उनको बहुत सिंसियरली किया करो, बिल्कुल एज अ टेस्ट पेपर जैसे आपको दिया गया, बिना टाइम वेस्ट किया, मतलब जितना टाइम मैंने दिया था इतने देर में ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए थे। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए सभी लोग। हाँ कितने लोगों ने कर लिया, बताओ तान्या कैसे करेंगे, बात करना बंद करो। हाँ क्यों 6 से 6:10 से तुम्हारे पास 8 तक आया, तो कितना टाइम हुआ, टोटल टाइम कितना हो गया 110 में, ठीक है। हाँ बेटा सभी लोग ध्यान दो। हाँ एक से मैं समझ लेता हूँ क्या कम, देखो हमारे पास जो सैंपल था वो 6:10 पे था, ठीक,
पहले सभी लोग मेरी बेटा ध्यान दो, 6:10 से हम लोगों ने बात की यहां पर, ये आपके पास अगर मैं बात करूं, यहां पे हम लोग कहां पे आ गए, 8 AM पे आ गए। बताओ ये टोटल टाइम कितना हो गया तुम्हारे पास, टोटल 110 मिनट्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में बात कर रहे हो या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के टर्म में, नंबर ऑफ में। तो अगर ये एन नॉट है, इसका हाफ लाइफ भी आपके पास इतना ही दिया हुआ है, तो ये आपके पास इतने में एन नॉट बाई टू होगा। सभी लोग बेटा मैं ही तब जानता हूं, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। हाँ फिर क्या करें अब इसके बाद, मतलब अगर मैं थोड़ा और आगे चलता हूं तो यहां पर पेशेंट यहां पर आ रहा है 8:55 पे, मतलब फर्दर बताओ कितना और आगे हम चले गए, 110 और ये 55 मिनट ना, ये और आ गए 55 मिनट्स का मतलब हो गया टी, ये एक तरीके, ये अगर इसका टी हाफ है तो ये इसका टी हाफ बाई टू हो गया। हाँ ठीक, अगर टी हाफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, भाई अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये तुम्हारे पास यही तो होगा, n इज इक्वल टू एन नॉट होता है e की पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी, और ये टी हाफ बाई टू हो जाएगा। तो बताओ ये तुम्हारे पास जो n हो जाएगा, स्टार्टिंग में एन नॉट बाई टू था, और मैं अगर इसको लिखूं दिस इज, ये क्या हो जाएगा t बाई टू, और इंटू ये हो जाएगा ln टू, मैं ऐसे मतलब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बट मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज ln टू बाई टी और इंटू टी बाई टू हुआ। तो बताओ ये बाई टू आएगा पार बाई, तो बताओ ये एन नॉट बाई फोर आ जाएगा। सही लिखा मैंने, ये एन नॉट, हाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया एक सेकंड। तो ये आपके पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये आ जाएगा बेसिकली 2 की पावर माइनस का 1/2 टू, और ये क्या आ जाएगा n की वैल्यू एन नॉट बाय 2√2 आ जाएगी। हाँ यही ना, हाँ पहले एक सेकंड मैं लिख देता हूं, दिस इज एन नॉट बाय 2√2। हाँ और बताओ, एन नॉट बाई टू में, एन नॉट बाई 2√2 में, ओके एक्स इज इक्वल टू, और कोई मेथड, पहले इसको कंप्लीट कर दो। ऑब्वियस सही बात है, इसमें तो क्या हमने तो समझना, क्वेश्चन को समझना, तो जब आप लोग सही से करोगे ना तो अपने आप आपको एक आइडिया जरूर क्लिक करेगा, ठीक। और ये सब वो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे आते। भाई हमने ये कहा कि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें चढ़ने के लिए बताओ इसके लिए क्या चाहिए, हमें 1 ml का सैंपल चाहिए। तो 1 ml के लिए अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बताओ ये हम कर दें, ये एन नॉट बाई टू, अब मुझे इतना चाहिए। अब बताओ सेम अगर मुझे इसके लिए बात करनी है तो x ml हमने लिया, तो बताओ यहां पर ये हमने कितना लिया, ये 1 ml लिया। अब वही उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, x ml, और वो कितना लेना पड़ेगा एन नॉट बाई 2√2। तो बताओ तुम्हारे पास ये एन नॉट बाई टू ये कैंसिल हुआ, बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, √2, दैट इज 1.4 ml तुम्हें लिया। कोई ऑप्शन देखो मैच कर रहा होगा। हाँ अब बताओ तुम्हारा मेथड, और कोई मेथड इसके अलावा, बहुत लॉजिकली समझो, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस उसको ऐसे घुमा के दिया गया था इसलिए हमें, भाई हमारे पास हमें इस टाइम पर किसी ने हमें एन नॉट बाई टू दिया। अब बताओ मुझे एक तरीके से इंजेक्ट करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो एन नॉट बाई टू ही देना है ना पेशेंट को। तो हमें एन नॉट बाई टू देने के लिए जब वो टाइम पे आता है तो हमें कितना इंजेक्ट करना पड़ता है, 1 ml इंजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अब वो लेट आया, तो लेट आया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्टिविटी कम हो गई उस सैंपल की। तो हमने कहा कि अब भैया अब हमें इसके लिए रिक्वायर्ड ml जो है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वो आपके पास x ml है, और अगर x ml है मल्टीप्लाई किया तुरंत आंसर निकालिए। बात के मतलब ऐसी चीजें आपको क्लिक करती है ना, तो ये किसी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, मतलब चीजें क्लिक करनी चाहिए तुरंत के तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कितने लोगों का ये आंसर सही था, चलो नेक्स्ट पे आओ।
7 एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा बिट डिफिकल्ट है, बट थोड़ी एनालिसिस से अगर हम करें तो आसानी से कर सकते हैं। कितने लोगों ने आंसर कैलकुलेट किया इसका, बताओ। किसकी वैल्यू? ये स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ना? हाँ, इसे कंक्लूड हो गया था। क्या आंसर आया? अच्छा, और कोई, और किसी ने क्या किया? किससे? हाँ, हाँ, ये बात ठीक लग रही है मुझे। देखो समझिए सभी लोग, ये हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट केस में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर तुम्हारे पास एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके पास दिया हुआ है, और ये स्टेशनरी कोई अननोन न्यूक्लियाई है। ठीक? अब देखो यहां पे एक, मैंने पहले हम इसको किस रिजल्ट से रिलेट करें हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट कराया है। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई एक बॉल है m1 मास की, और ये दूसरी बॉल ये m2, और ये m1 इज इक्वल टू m2 है, ये v से मूव कर रही है, और ये आपके पास इनिशियली रेस्ट पे है, तो m1 इज इक्वल टू m2 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और ये ऑब्लिक कोलिजन है, हेड ऑन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ये अगर जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, तो यहां पर जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करें, तो बताओ ये दोनों, अगर ये इधर v1 से जा रहा है, तो बताओ ये इधर v2 से जा रहा है, बताओ इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये याद है आपको? अब ये इससे रिलेट करो, मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूं, और देखो इसमें उसने बोल दिया है, उसने क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला, अंडरलाइन करो जाए इस लाइन को, इफ सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन द कोलिजन, इसका मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ये आपके पास क्या, परफेक्टिव इलास्टिक तो है नहीं। तो परफेक्टली इलास्टिक है नहीं, इसका मतलब फिर हमें इससे थोड़ा रिलेट। अब बताओ इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर दोनों के मासेस, बताओ इस केस में ये उसने बोला 90 पे जा रहे हैं पक्का, और अगर दोनों के मासेस सेम हो गए तो 100% एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इक्वल मास नहीं हो सकता। मतलब एक आपके पास कौन सा पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल आपके पास है अल्फा, तो दूसरा अल्फा नहीं हो सकता। पहले तो ये बात सभी को समझ भाई, मतलब दूसरे का मास अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अगर दूसरे का मास अल्फा पार्टिकल हो गया तो ये पक्का 90 डिग्री जाएंगे, तो 100% इनके बीच का जो कोलिजन होगा वो कैसा कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली दिया यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। अब इसी से कुछ कम ज्यादा करके थोड़ा दिमाग लगाओ सभी लोग, एक बार ट्राई करिए, इस क्वेश्चन हिंट करो, कुछ नहीं सॉल्व करना, सिर्फ डायरेक्ट एनालिसिस से आप आंसर निकाल लोगे। करिए।
कुछ बताओगे या बताएं? सेकंड पार्ट देखो, मैं थोड़ी मदद करता हूं आप लोगों की, मैं तब ध्यान। अब देखो यहां पर हम तीन कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन क्या लेते हैं यहां पर, आपके पास ये अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, ठीक, और m1 इज इक्वल टू m2 है, तो उस केस में हमारे पास पक्का, मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं तो ये वाला v1 से ऐसे जाएगा और ये वाला v2 से ऐसे जाएगा, ये एंगल 90 होगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बात क्लियर? अब अगर हम इसी को इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, अगर मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं, बताओ एक इनइलास्टिक कोलिजन के लिए होगा क्या आपके पास? बताओ यहां पर एनर्जी कुछ लॉस होगी, मतलब लॉस होने का मतलब बताओ ये अपने अंदर कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा, अरे हाँ या ना? अगर ये अपने अंदर कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर पाएगा तो इतना इसको फोर्स नहीं दे पाएगा, जो उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। अरे यार भावना, बस वैसे समझो, हम सॉल्व नहीं करते, तो कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा, अगर तो इस पे फोर्स कम लगा और ये पार्टिकल कुछ ऐसे आ रहा होगा, ये वी नॉट से, अब बताओ अगर इस पे फोर्स कम लगा तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसका डायरेक्शन बताओ, तब कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जब उस पे फोर्स ज्यादा लगता है तब वो 90 पे जा रहा है, कम फोर्स लगेगा तो नहीं। मतलब उस केस में मैं कह सकता हूं ये इधर जा रहा होगा किसी से, और ये वाला वेक्टर अब 90 ना जाके बताओ ये एंगल थीटा आपके पास, बताओ क्या लेस देन 90 डिग्री हुआ, हाँ या ना? पक्का? ये तब कब है जब m1 इज इक्वल टू m2 की हम बात करें, तो m1 इज इक्वल टू m2 अगर इनइलास्टिक हुआ तो फिर ये डेविएशन आपके पास बताओ 90 से कम हो जाएगा। पहले तो ये कहानी सभी लोग मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? 100%। तो ये दो केस हो सकते हैं आपके पास। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, अब इस केस में हमारे पास किसका मास ज्यादा है, ये m2 वाला है, ये m1 वाला है, ठीक। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं, पहले नोट करो, ये वाला नोट करो, फिर क्योंकि इसकी एनालिसिस मैं आपको दूंगा, मैं अगली स्लाइड में चला जाऊंगा। अब जल्दी से आप लोग खुद से करो, इसको समझ के m1 ग्रेटर देन m2 होगा तो एंगल किसके बीच में लाई करेगा, अब ये आप लोग समझिए कि m1 ग्रेटर देन m2 है। आप एक केस मैंने ये समझाया, m1 इज इक्वल टू m2 इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक के लिए, उसी तरह आपको करना है m1 ग्रेटर देन m2 इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक के लिए, और तीसरा आपके पास आएगा m1 लेस देन m2 इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब एक केस बताया, दो केस जल्दी से आप लोग आइडिया से मुझे बताओ कि एंगल 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम होगा, क्विकली अटेम्प्ट करो। बहुत आसानी से जस्टिफाई कर लो, कौन सा कैलकुलेट नहीं करना ना, इसलिए मेरे पास एडवांटेज है। कैलकुलेट करना होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कर रहे हैं ना? चलो बात कर लेते हैं m1 ग्रेटर देन m2। बताओ m1 ग्रेटर देन m2 की बात करें फॉर परफेक्टली इलास्टिक, मैं तो ध्यान दो परफेक्टली। अब बताओ ये वाला हैवी है और ये जो है आपके पास ये कम मास का है, ये इधर गया। अब बताओ ये वाला अगर हैवी है आपके पास तो इस पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा नहीं, तो इस केस में ये 90 पे जा ही नहीं पाएगा, बताओ इस केस में ये ऐसे जा रहा होगा। बताओ इस कंडीशन में बताओ क्या थीटा आपके पास लेस देन 90 होगा? और अगर यही हमारे पास फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बात करें, तो इन इलास्टिक में ये थोड़ी एनर्जी और ले लेगा,
एब्जॉर्ब, तो बताओ इसमें और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, तो इस केस में बताओ अब जो ये एंगल आएगा, बताओ ये थीटा डैश, बताओ क्या ये थीटा से भी कम हो जाएगा आपके, देख लो। क्योंकि भाई अब ये इसको ऐसे मानो कि ये एक स्प्रिंग जैसा है, अब बताओ ये अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन दे ही नहीं पाया, तो बताओ ये इसको डेविएट इतना कर ही नहीं पाएगा, ये यही तो कंडीशन हुई आपके पास। अब थर्ड कंडीशन अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर M2 ग्रेटर देन M1 है, मतलब अब मेरे पास M1 छोटा है, बताओ M2 बड़ा है, अब बताओ ये इसको तो चेंज नहीं कर पाएगा, बट बताओ ये इसको चेंज कर दे, बताओ इस बार ये इधर कहीं भाग जाएगा, हाँ या ना, ये इधर भाग गया, तो बताओ इनके बीच में ये एंगल आपके पास फाई होगा, और फाई की वैल्यू पक्का ग्रेटर देन 90 होगी, और ये तब है जब परफेक्टली इलास्टिक की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं यहां पर इन इलास्टिक की बात करूं, अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं, तो बताओ उस केस में क्या हो जाएगा, अब बताओ ये थोड़ा इलास्टिक बिहेवियर है इस बॉडी के अंदर, तो उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग पाएगा, तो अब जो ये एंगल होगा आपके पास, बात करें बताओ क्या ये एंगल फाई डैश बताओ फाई से कम होगा आपके पास। अब देखो ये कम हुआ तो ये तो 90 से भी कम हो गया, पिछले केस की बात करें यहां पर ये एंगल कम हुआ, ये भी 90 से कम हो गया, अब वो कह रहा है एंगल 90 मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही तो है कि अगर ये एंगल फाई जो ग्रेटर देन 90 अगर ये कम हो जाए, तो ये 90 के बराबर हो सकता है, बताओ इस सिचुएशन में कंडीशन होल्ड कर जाएगी, मतलब किसका मास ज्यादा होगा M2, मतलब जो दूसरी बॉडी उसका मास ज्यादा है, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है, दूसरे का मास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा है, नोट करिए क्विकली। मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ एनालिसिस से उसको हम जस्टिफाई कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, समझिए। ये कुछ याद आया कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस की बात की थी, बताओ उसी पे तो बेस्ड क्वेश्चन है, कितने लोगों ने कर लिया ये, क्या आंसर आया, तो मेरे पास तो आंसर, सारे आंसर तो नहीं गलत हो सकते यार, बाकी लोग, देखो ध्यान दो भाई क्या है इसमें, क्वेश्चन 8 की अगर बात करें, देखो हमें पता है अगर मेरे पास, सब लोग समझना, अगर एक Ze+ है, ये एक प्रोटॉन, मतलब ये न्यूक्लियस है आपके पास, और इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो हमने इसकी टोटल एनर्जी डिफाइन की है, बताओ वो टोटल एनर्जी क्या है बेटा इसकी, वो याद है फॉर्मूला, मैंने कहा था थोड़ा बहुत याद रखो यार, क्या था आपके पास, माइनस का m, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या माइनस का m e⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू Z/n का होल स्क्वायर। बेटा ये कुछ चीजें याद रखो, अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें डेटा नहीं आया, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई थी,
माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर। बताओ ये एनर्जी, ये पता है मैं। अब उसने क्या कहा, उसने हमसे बोला है एक प्रोटोनियम एटम है और उसमें एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन आप समझते ही हो ना, ये प्रोटॉन हो गया जिसका मास सेम होता है, नहीं जिसकी बात, जिसपे चार्ज आपके पास सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, बस मैग्नीट्यूड वाइज अलग, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव आपके पास। अब बताओ ये दोनों हैं, अब बताओ अगर इन दोनों की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते अब ये जो है आपके पास, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा आपके पास, तो बताओ क्या होगा, इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का मिडिल हो जाएगा, और बताओ ये मिडिल इसके अबाउट यही COM हो जाएगा, और बताओ क्या ये इस तरीके से एक सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा होगा, हाँ या ना। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या तरीका बताया था इसके लिए, बताओ क्या हम लोग और बताओ इस केस की अगर मैं बात करूं, तो ये इस तरीके के सर्कल पे है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक म्यू का कंसेप्ट बताया था। म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी दिस इज mp इंटू mp अपॉन mp प्लस mp। अच्छा नेक्स्ट क्लास, अब एक एक साथ नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी काइनेमैटिक्स की एक अच्छी ढंग की क्लास, ठीक है, एक टॉपिक 11 का एक टॉपिक 12 का, और आपकी अगली क्लास होगी, इस बार गैप हो गया, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, आपकी अगली क्लास हो जाएगी थर्सडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है, थर्सडे, या हो सकता है मैं आपकी क्लास कल ही ले लूं, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अरे काइनेमैटिक्स के लिए नहीं टाइम चाहिए यार, ठीक है ना, काइनेमैटिक्स इतना आपको आता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट क्लास मैं कल आपके स्केड्यूल करा दूं। और कल और कोई क्लास है केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कुछ, शाम कितने बजे होती है, 5 बजे होती है, तो आप मान के लो काइनेमैटिक्स की कल ही क्लास होगी, और कल जो काइनेमैटिक्स में क्लास लूंगा वो 2 बजे से क्लास लूंगा, ठीक है, काइनेमैटिक्स से पढ़ के उसमें मतलब ऐसे ही करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको देंगे मैं, और क्विकली आप करोगे तुरंत उनका डिस्कशन, फिर कुछ क्वेश्चन, मतलब पहले राउंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 उनका डिस्कशन, फिर इसके बाद जो है ना सेकेंड राउंड में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उनका डिस्कशन तो नहीं पॉसिबल होगा, वो नेक्स्ट क्लास में उसको शिफ्ट करेंगे। हाँ कहाँ थे भाई, भटक रहे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे, तो ये म्यू की वैल्यू क्या आ गई, मास ऑफ प्रोटॉन बाय 2। अब देखो अगर मैं इसकी एनर्जी लिखूं इस ई टोटल की, बताओ ई टोटल क्या हो जाएगा, बस जहां पे एम था वहां पे म्यू आ जाएगा, म्यू इंटू, बोलो यार, ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर, ये यही तो आया। और अगर ये वैल्यू आ रही तो बताओ यहां पे ई टोटल की बात करें, अब देखना समझना, हम अगर एक m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये हो गया, और मल्टीप्लाई में बताओ ये m बाय म्यू हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, आई गेस, क्या होगा, म्यू बाय एम, बताओ ये म्यू बाय एम, और बेटा ये m कौन सा है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये आपके पास आया, हाँ या ना। अब देखो तुम्हारे पास इस ई टोटल की बात करें, दिस ई टोटल माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये आपके से आया। अब बताओ यहां पर मास ऑफ प्रो म्यू कितना है आपके पास, mp बाई 2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, बड़ा जल्दी डिवाइड करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास क्विकली, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, हम लोग 1840 होता है ना, नियर अबाउट 1836 है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है नियरली, अरे रट्टा मारते हो ना आप लोग बचपन में, ऐसे कुछ 18, अब 36 हो, अब 38 हो, इसी के अराउंड कुछ वैल्यू होती है, तो ये नियर, तो इसकी एक काम करो ना, इसकी वैल्यू नियरली यहां पुट कर दो, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा रिजल्ट, जल्दी से करो।
और हमें किसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना था? फाइंड आउट क्या करना था? इन ट्रांजिशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड डेल्टा ई हमें बताओ ये कितनी आ रही वैल्यू? नहीं ये वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रही है सॉल्व करके। वैल्यू नहीं क्या तो तुम्हारे पास मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये ई टोटल आ जाएगा 1836 बाय 2 कितना हो जाएगा 918 मतलब ये आएगा माइनस का 13.6 इंटू 918 इंटू जेड बाय एन का बताओ नियरली यही तो वैल्यू हुई आपके पास। ठीक अब बताओ अगर इसकी बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग बताओ E1 अब मैं क्या लिख सकता हूं? E1 की बात करूं तो बताओ Z तो 1 ही हो जाएगा आपके पास तो E1 होगा माइनस का 13.6 इंटू 918 इंटू 1 स्क्वायर और E2 हो जाएगा आपके पास माइनस 13.6 918 अपॉन 2 स्क्वायर। अब बताओ तुम्हारे पास जो डेल्टा ई आएगा वो क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1 कितना आ रहा है? हाँ तो E2 माइनस E1 कितनी फाइनल आंसर कितना आ रहा है? अब यार ये निकाल लोगे ना आप लोग, बस यही हमें कैलकुलेट करना है। हा? कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट। तुम क्या था? अच्छा चलो कंसेप्ट तो क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको स्टैंडर्ड कराया हुआ, रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या बताओ। आपको मैंने एक केस कराया था ना यहां पर कि अगर आपके पास एक ये मास किसी के ई है इसकी काइनेटिक एनर्जी और ये किसी इससे टकराता है, ठीक, तो वही हमने यहां पर वो बताया था ना कंसेप्ट ऑफ अल्फा डीके बताया था ना। तो था इस केस के लिए हमारे पास क्यू ई बताओ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या है थी आपके याद है? दिस इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन वो आपके पास ये आया था दिस इज के मिन इज इक्वल टू अपॉन स्मॉल एम इनटू क्यू वैल्यू आई थी। चेक कर लो यार जाइए रिजल्ट। सभी लोग चेक करिए बेटा। भाई हम लोगों ने डायरेक्टली याद कर लिया था ना क्या था इसमें, ये चेक करो भाई मुझे नहीं याद है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके के रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव कराया था कैसे, एक इक्वेशन थी कंजर्वेट, भाई यहाँ पे हमने कैसे रिजल्ट निकाला था भाई, हम लोगों ने इसे परफेक्टली इन इलास्टिक की तरह ट्रीट किया था। तो यहां पर ये आपके पास क्या आया था, जो भी आपके पास है दिस m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी कॉमन, और यहां पर v कॉमन क्यों यार, तो अलग ही अलग लिया था ना। q वैल्यू आपके पास डायरेक्टली q बताओ मुझे, q वैल्यू का डायरेक्ट रिजल्ट बताओ कितना है q वैल्यू, q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और क्यू वैल्यू जो है ना हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। अरे ये वाला केस समझ याद आया ना।
काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्यू बता रहे हो ना? हाँ बोलो। इस मतलब इसको ऐसे लिख देना, कैपिटल एम बाय अपॉन कैपिटल एम इंटू क्यू। तो ये आ रहा है ना सही का? ये तो कर ही लोगे ना आप। चलो अब देखो इसके बाद क्या कहा गया। तो ये हमारे पास वैसे मेरे हिसाब से गलत रिजल्ट है बेटा। सभी लोग डिराइव करो जल्दी क्विकली। मतलब मेरे हिसाब से डिनोमिनेटर में कैपिटल एम प्लस एम आना चाहिए। जल्दी डिराइव कर लो, एक बार डिराइव कर लेते फिर रट्टा मार लेंगे। जल्दी करो सभी लोग। इसे कह रहे सभी लोग बेटा डिराइव कर लिया करो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना यार। रिजल्ट आपको कुछ रिजल्ट याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते, तो आपको तुरंत के तुरंत उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। अब कर लो बेटा, पहले सॉल्व कर लो फिर मैं बात करता हूं। हाँ सॉल्व कर लिया। ये तुम्हारे पास जब सॉल्व करो बेटा, ये आएगा तुम्हारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास, ये आपके पास में वही केस, ये प्रोटॉन है इस पे और एक इससे टकरा है ड्यूट्रॉन। एक बार निकाल भी लो यार सभी लोग। भाई इसी जन्म में निकालना है। हाँ निकाला किसी ने? ये आएगा MP अपॉन MP प्लस MD इंटू क्यू। ये रिजल्ट आएगा आपके पास। अब तुम्हारे पास देखो इस रिजल्ट फिर से डिराइव कर लेना ये। अब बताओ, यही तो डायरेक्ट उसने हमसे पूछा है यहाँ पर। देखो ध्यान से समझो सभी लोग। इस केस की बात करें तो हमारे पहले वाले केस में बताओ तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है मिनिमम काइनेटिक? 1.4। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई MP इंटू क्यू अपॉन MP प्लस MD, और इसकी वैल्यू ये 1.4 दी हुई है आपके। अब बताओ क्या हुआ, उसने मासेस को इंटरचेंज कर लिया। अब बताओ ये इससे टकराए या ये इससे टकराए? बताओ क्यू वैल्यू तो सेम ही रहेगी आपके। तो अगले केस के लिए बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज MD इंटू क्यू अपॉन MP प्लस MD। और बताओ ये के में ना हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो क्या करें, दिस इज MP इंटू क्यू अपॉन MP प्लस MD होल डिवाइडेड बाय MD इंटू क्यू अपॉन MP प्लस MD इज इक्वल टू 1.4 अपॉन के में। आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। किससे? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वही तो क्यू वैल्यू से, वो ट्रांजिशन से मतलब है ना, वो तो इसके ट्रांजिशन से मतलब है। जिससे टकराया, जो आपके पास क्यू वैल्यू हुई कुछ आपके पास, वो उसके करस्पॉन्डिंग वो एनर्जी वहां पे क्या करा होगा, उससे ट्रांजिशन दे रहा होगा।
हाँ लग यहाँ इसकी क्यू वैल्यू का, इसका स्टेटमेंट क्यू वैल्यू का होगा क्या? पहले तो क्यू वैल्यू का यहाँ स्टेटमेंट क्या होगा भाई? यहां पर क्यू वैल्यू का स्टेटमेंट समझ रहे हो क्या होगा? ये क्यू वैल्यू, अगर ये रिएक्शन है तो क्यू वैल्यू एक तरीके से हो जाएगा इस केस में, दिस इज जो भी तुम्हें यहां पे बेसिकली एनर्जी देनी पड़ रही होगी वो तुम्हारे पास, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम पी माइनस का दिस इज हाफ एम पी इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम डी इंटू वी टू स्क्वायर। ये जो भी एनर्जी होगी बताओ, यही तो आपके पास, ये वी नॉट स्क्वायर, बताओ ये जो तुम्हारे पास एनर्जी है यही तो बेसिकली क्यू होगी आपके पास। हम एडिशनल की अगर बात करें, ये इससे टकरा रहा होगा, हमें नहीं पता वो क्यू वैल्यू नेट में पॉजिटिव है निगेटिव है। तो हमारे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी इतनी आई, अब उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो आपकी क्यू वैल्यू है। या तो ये पॉजिटिव होगी या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हमें कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, निगेटिव है तो इसको करने के लिए हमें उतनी जो एनर्जी क्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो ज्यादा तो मॉड लगा लो अपने आप, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अरे भाई नहीं कह सकते ना कि इसमें कौन सी वैल्यू, भाई जो भी है एक्स्ट्रा वो हम उसे अलग से सप्लाई कर रहे होंगे ना। हम इसको इसके साथ तो कंपेयर कर रहे हैं, हम इसको माइनस कर रहे हैं, और जो माइनस वैल्यू वो क्यू वैल्यू है। तो तुम कम ज्यादा कैसे बोल सकते हो? अरे भाई तुम्हारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास जो है ना ज्यादा है, तो ज्यादा कैसे हुई होगी? हमने सप्लाई कर दी होगी। हो सकता है इसके ये ज्यादा हो ये कम हो जाए, तो एनर्जी जो चेंज है वो अपने आप, तो इसे मॉड लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। और उसको जब सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लेना, ऐसे हवा में नहीं बोल सकते ना। बात क्लियर है ना? पक्का? अब बताओ, ये मॉड लगा है, दोनों में लगा के अपना सॉल्व कर लीजिए। मेरी बात से पूरी क्लास सहमत? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए बच्चा। अरे आप लोगों ने ये तो कर ही लिए होंगे ना, जल्दी जाइए क्वेश्चन नंबर 10। या 10 का 10 वाला तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालना है वो तो निकाल ही लोगे यार, क्लियर है बात, ये तो बताने की जरूरत नहीं यार। और इसके बाद फोर्स कैलकुलेट करना, तो फोर्स भी कैलकुलेट कर लोगे, ये कोई बात। चलो इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में आइए, देखो क्या पूछा गया भाई। इसमें एक बार समझ लो, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जल्दी से। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं पर सेकेंड, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका चेंज इन मोमेंटम। अब अगले वाले पार्ट में, अगला वाला पार्ट करिए। किया? बाकी लोग बेटा जल्दी से पहले रीड करो, तुम नहीं पहुंच पाए, जल्दी से करो, जल्दी करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है क्वेश्चन 11 का? क्या आंसर है? नहीं, डी तो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम इन स्टार्टिंग एंड रीचेस सैचुरेशन आफ्टर शॉर्ट वाइल, ये तो गलत है। चलो देखते हैं, आप मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दो। आफ्टर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी फ्रॉम द इंस्टेंट, आप लोगों की क्लास जल्दी ओवर 1:45 तक ओवर हो जाती है ना मैथ्स? आपको 45 मिनट मिले होंगे ना इस पेपर को करने के लिए? 45 मिले हैं ना? मतलब जो है उसमें टाइम भी मैं बोलता हूं बाहर, तो टाइम भी पूछ रहे हो कितने में करने हैं मुझे, आपको बोला मैंने 30 मिनट था, बट आपको 45 मिनट तक मैंने दिए।
क्योंकि अब थोड़ा टाइम पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा जल्दी, ऐसे फिजिक्स वाला पार्ट आप जल्दी कर लोगे ना तो आपको एडवांटेज होगा। मैथ्स वाला थोड़ा लेंदी आता है एडवांस का, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम आप दे पाओगे। अगर फिजिक्स वाले पार्ट में आपने 1 आवर से ज्यादा टाइम लिया, 1 आवर 20 मिनट, तो फिर आपका पेपर ही नहीं हो पाएगा, या तो मैथ्स में या कुछ केमिस्ट्री में छोड़ाओगे। तो इसे इस वाले पार्ट को जल्दी समेटो। After time interval delta t from the instant light falls on a metal plate, electric field at a point very close to the metal plate and far away from its edges. समझे ये क्यों लिखा far from its edges? अरे वो एज इफेक्ट होता है ना आपके पास, फ्रिंजिंग वाला कंसेप्ट, उसको इग्नोर करना। अब ये हमसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बताएगा कैसे आएगा? तो इसमें एक बात तो सबसे पहले एक यार हमें ये समझनी चाहिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई वापस नहीं आएंगे। मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन निकला, हम इसको रिमूव कर रहे होंगे, ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि अगर वापस आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये सब यहां से बाहर चले जाते हैं, ये वापस नहीं आ सकते इस पे। अब बताओ अगर ये सिचुएशन है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें? बताओ कंडक्टिंग प्लेट है आपका मेटल, तो अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो बताओ यहां पे हम ई का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं जस्ट सरफेस पे? अरे बोलो यार, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा बताओ, नंबर ऑफ बताओ वो हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, या यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, क्वांटम कोफिशिएंट, जो भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड और अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ये यही तो होता है। अब ये एफिशिएंसी है तो 100 लिखेंगे, और अगर उसने फ्रैक्शन दे रखा है तो फिर वहां पे 100 नहीं लिखेंगे आपके स्टिक। तो मुझे ये बताओ इस केस में बताओ सिग्मा कितना हो जाएगा पर यूनिट एरिया में आपके पास, हमें चार्ज चाहिए, बताओ क्या हो जाएगा सिग्मा की अगर बात करें तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, बताओ कितने हो जाएंगे? फोटोन क्या दिया उसने, इंटेंसिटी पावर कुछ दी, पावर, पावर हो गई पी, ठीक। तो इतने फोटॉन्स बताओ अपॉन क्या कर दें, एच न्यू, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, इतने फोटॉन्स आए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ईटा। और इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकले, मैं 100 नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो फ्रैक्शन है ये आपके पास, तो इंटू ई, ये फ्रैक्शन के टर्म में दिया है, ये हम लोग इसको लिखते हैं पी, और ये फ्रैक्शन है तो ये 100 नहीं कर रहा है। बताओ ये हुआ, और डिवाइडेड बाय बताओ ये तो पूरा हुआ ना। अब बताओ ये पूरी प्लेट पे, ये पी पर यूनिट एरिया पे है या पावर, या पूरी प्लेट पे? पूरी। तो अपॉन बताओ क्या करेंगे, एरिया, बताओ ये हमारे पास सिग्मा हुआ, और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये। अब बताओ इसमें सब कुछ दिया हुआ है, और हमारे ये पर सेकंड की बात कर रहे हैं, उसने डेल्टा टी टाइम की बात की है, तो पर सेकंड इतना है, तो डेल्टा टी टाइम में हम नियरली बताओ, और ये तभी पॉसिबल है जब ये सब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहे हो, रिमूव हो रहे हैं। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, मैच कर रहा है ना? हाँ अब उसने क्या कहा, ये द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो स्टार्टिंग में तो नियरली ये इंक्रीज करेगा लीनियरली, ये सैचुरेट होगा जाके आपके पास, लेकिन वो तुरंत नहीं होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके पास होगा। तो हम लोग यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ क्या होगा, हम किसकी बात करेंगे, बी पार्ट, मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को लगातार हटाता जा रहा हूं, जैसे मैंने इस केस में लिया हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार हट रहे हैं ना, तो बच्चा फिर हमें तो सैचुरेशन कभी मिलेगा ही नहीं, तब हमें सैचुरेशन कभी नहीं मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हट रहे हो तो कभी वापस आएंगे नहीं, तो कभी सैचुरेशन मिलेगा नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, कभी सैचुरेशन स्टेट नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने वैसे ही सॉल्व किया कि इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं आपके पास। तो आंसर होता है इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ बी पार्ट। इसमें इंपॉर्टेंट टिक करो बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्वेल्व में अब थोड़ा डेटा दे दिया यार उन्होंने, जल्दी से करो सभी लोग। पहला ऑप्शन, ऑप्शन रीड करते कर लिया ना आप लोगों ने? तो तुम लोग नहीं कर पाए थे क्या? नहीं पहुंच पाए थे? और तुमने इधर देखा नहीं ये सब क्या कर रहे हैं? तुम सिंसियर नहीं हो। मतलब अब हर क्लास में आप समझो, स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। चलो एक तरफ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन, क्वेश्चन 12, does not depend on photoelectric efficiency of the metal। अरे फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी से उससे क्या लेना देना? मतलब ए पार्ट तो बिल्कुल परफेक्ट बात है यार, बिल्कुल सही बात है। बी पार्ट, if the work function of the metal of the ball is 1.9 electron volt, the maximum kinetic energy, वर्क फंक्शन ये बताओ एस सी बाई लैम्डा एनर्जी कितनी आई? E इज इक्वल टू एस सी। और यार इसके लिए हमने आपको बताया था ना, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए। याद है ये? तो ये तुम्हारे पास 1242 और कितना है तुम्हारे पास वेवलेंथ, वेवलेंथ 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 कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर में कितनी हो गई? 600 हो गई। 600 बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे के ई मैक्स हो जाएगा, बताओ, दिस इज एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये हो जाएगा एस सी बाय लैम्डा 2.07 माइनस 1.9, बताओ कितना आ रहा है बच्चा? 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रहा है ऑप्शन सही? सही बात है। नेक्स्ट, इफ द मटेरियल ऑफ मेटल प्लेट हैज वर्क फंक्शन 2.1, भैया 2.1, ये तो 2.0 कभी भी एमिशन नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा, सही लिखा हुआ है। नो फोटो। लास्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, बताओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, बताओ क्या हो जाएंगे? डी पार्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, वो हो जाएंगे आपके पास पावर दिए, पावर अपॉन एस सी अपॉन लैम्डा और इनटू आपके पास वो फ्रैक्शन ईटा। ईटा वो देखो यूनिट क्या है उसने, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज दिया है, कितना है? 10⁻⁻⁴। बताओ इससे डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, मैच कर रहा है? क्या आंसर है इसका? 1.82 इंटू 10⁻16। बात सही, मतलब इससे सारे ही ऑप्शन सही हो गए आई गेस, सारी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा क्लासेस और बहुत गेन हो जाएगा आपका। मतलब ये समझ लो, आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ पीवाईक्यू लगाने से कुछ फायदा होगा, कोई फायदा है। पीवाईक्यू आप लगाइए, लेकिन आप सिर्फ उसी को बार बार एक चीज को 10 बार करने से कोई फायदा नहीं। क्लास आओ, ये जो शीट्स मिल रही इनको कंप्लीट करिए, एटलीस्ट उतने तो केसेस कर लीजिए जो क्लास में हो रहे हैं। फिर से 13, 14, 15, ये वही तो एक्सपेरिमेंट दे दिया गया आपको। ये आपके लेंथ एल दी हुई है, और यहां पर बात करूं मैं, ये ऐसे यहां पर है, और क्या दिया, ये एंगल 30 डिग्री है,
और एक आपके ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की बात करें, V और करंट, ये आपके से ऐसे जाके ये ऐसे हो रहा है। सैचुरेशन करंट कितनी है बच्चा? 6। ये जीरो किस पे? -2 पे, और ये 0, और ये यहां पर कुछ वैल्यू 2 दी हुई। चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते। व्हाट इज द क्वांटम यील्ड इन दिस, यहां पे जब भी ये क्वांटम यील्ड बोलते हैं ना, ये फ्रैक्शन बोलते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। देखो आई सैचुरेशन, मैं तब ध्यान दो, आई सैचुरेशन दिया हुआ कितना है बच्चा? ये यार आई माइक्रो एम्पियर में है, भूला करो यार, आई माइक्रो एम्पियर में। तो सैचुरेशन करंट हो गई 6 इंटू 10⁻⁻6। बताओ, पावर दे रखी है, दे रखी है, तो P अपॉन H बाय लैम्डा, SC बाय लैम्डा इंटू, बताओ यही तो ईटा ही तो आएगा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बताओ अगर एनर्जी डेंसिटी, अब देखो अच्छी बात है, मतलब देने का अच्छा तरीका है। एनर्जी डेंसिटी हो गई आपके पास रो, दिस इज du बाई dv, बेटा मैं तब ध्यान दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बताओ ये यही तो है। अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो बताओ अगर एनर्जी हमें बतानी है, बताओ तो अगर मैं पर सेकेंड एनर्जी बतानी है, तो बताओ यहां पर अगर मैं पावर लिखना चाहूं, बताओ इस ट्यूब से ही तो आ रही है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बताओ इस ट्यूब से इसका एरिया, एरिया दिया इस ट्यूब का, ए इंटू एल। अब बताओ ए इंटू एल को आने में ये एल लेंथ ट्रेवल किससे कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो बताओ एल अपॉन सी कर दें, बताओ इतनी एनर्जी ट्रैवल कर रही इतने टाइम में, तो यही तो आपके पास पावर दी है। अरे बोलो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ये आपके पास एल से एल ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ए सी। कैलकुलेट, अब बताओ इस पी की वैल्यू यहां रख दो, किसका? तो मैं इंटेंसिटी के टर्म में हम बात ही कहां कर रहे हैं भाई? ये एनर्जी इधर आ रही है, जो एनर्जी इतने में ट्रैवल कर रही पर सेकेंड, वही सीधे सीधे यहां पे जा रही है। हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हम कहां बात कर रहे हैं यार? आंसर निकालो जाए इसका बेटा, सभी लोग आंसर निकालो। हम अगर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बात कर रहे होते, तब हम लोग cos 30 की बात कर रहे होते, जो भी है, बट हम लोग इंटेंसिटी की बात ही नहीं कर रहे। तो मेरे पास ये आ जाएगा, आप लोगों ने तो बोला ट्यूब का एरिया दिया है, प्लेट का है। एक सेकंड रुकना, कहां पे दिया, कहां पे दिया है, कहां लिखा है बेटा प्लेट का है? अच्छा ये इसका एरिया दिया हुआ है, तो समझो भाई, मैंने एक्चुअली इसका एरिया लिया हुआ था, मैंने ये एरिया कंसीडर किया। तो बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, अब थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा इसमें। अब बताओ तुम्हारे पास एरिया ये नहीं दिया हुआ है, उसने इस एरिया को दिया, ये एरिया ए है। तो बताओ हमारे पास अगर मैं बात करूं, तो ये एनर्जी बताओ क्या हो गई हमारे पास? यहां पर अगर मैं बात करूं, ये du बाई dv हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। बताओ ये इस ट्यूब के अंदर ट्रैवल कर रही है, जैसा भी लोग मेरी तरफ ध्यान समझना, अगर ट्यूब के अंदर ये ट्रैवल कर रही है, हटा रहा हूं मैं, बताओ इस ट्यूब में अगर मैं बात करूं, इस ट्यूब का अगर एरिया मैं ए डैश लिख लेता हूं, हाँ, तो बताओ मेरे पास अगर मैं एनर्जी यहां पे टोटल एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी?
अगर मैं ई इस पूरे में जो स्टोर्ड एनर्जी है एल लेंथ में, बताओ वो एनर्जी आपकी ई जो होगी आपके पास वो हो जाएगी ई टोटल, बताओ इसमें दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू, बताओ ये एल हो जाएगी, ये इतनी एनर्जी हुई। अब बताओ अगर ये एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी टोटल ये है, अब बताओ अगर मैं यहां पर इस एनर्जी को पर सेकेंड की बात करूं तो बताओ ये ट्रैवल किससे कर रहा होगा आपके पास, ये आपके पास अगर मैं इसकी बात करूं तो पावर, अगर इसकी पावर की बात करूं, बताओ ये जो पावर हुई आपके पास, बताओ वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू एल अपॉन एल बाय सी हुआ। तो यहां से एल और एल ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ए सी। अब बताओ ये कौन सी पावर है जो इसके अंदर है, अब बताओ ये पावर, इतनी पावर इस पे भी टकरा रही होगी, लेकिन इसके लिए हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए एरिया वो। अब बताओ मेरे पास अगर मैं बात करूं ये एरिया है और एक ये एरिया है, हमें ये एरिया चाहिए और ये एंगल 30 डिग्री है, बताओ इसको हम ऐसे बना लें, ठीक है ना। अब बताओ ये उसने हमें जो एरिया दिया वो ये वाला एरिया ए दिया हुआ है, ए1 लिख लेते हैं। तो बताओ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये 30, ये 30 कौन सा एंगल है बच्चा, 30 ये वाला है, ये 30 है, तो बताओ मैं लिख सकता हूं A1 साइन 30 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, बताओ क्या A1/2 हो जाएगी। दैट मीन्स ये एनर्जी बताओ पावर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर A1/2 इंटू सी, बताओ वो यही तो आ गई आपकी बात, क्लियर। अब बताओ इसकी बात करें तो अब बताओ इस, ये हमारे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई, और तो अगर ये वैल्यू आ गई तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ईटा की अगर हम लोग बात करें, दिस ईटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एस सी बाय, ईटा की वैल्यू क्या होगा आएगी, मुझे निकालना क्या है, अपॉन पी बाय एस सी बाय लैम्डा। अब बताओ तुम्हारे पास ये वैल्यू गिवन है पी की, जल्दी से पुट करो या आंसर निकालो, क्विकली सॉल्व करिए, कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करिए। दोनों देखना, मैंने एरिया बिल्कुल अलग अलग लिए हैं, एक एरिया मैंने अलग लिया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया ये वाला एरिया, नहीं नहीं यार मैंने इसका नाम अलग अलग लिख दिया है, ये एरिया A1 है और ये वाला एरिया मैंने क्या लिया है ए। अबे सॉल्व कर लोगे ना, अगर वो मैं ट्यूब का एरिया दे देता तो फिर हमें 30 या इससे कोई मतलब नहीं आपका। चलिए 14 पे आइए सभी लोग, अरे निकाल लोगे ना, अब कर लेना, कंसेप्ट सभी को क्लियर, एरिया का रोल क्या है सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कौन सा था नेक्स्ट भाई, 14th, ज्यादा टाइम लग गया यार आज। 14th क्वेश्चन देखो, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंसिडेंट लाइट इज मेड, बेटा बात करना बंद करो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो 25 दिया है, हाउ मच विल द सैचुरेशन करंट बिकम। अब बताओ ये तुम्हारे पास है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करती है, हाँ बोलो बच्चा।
हाँ बस तुम्हारे पास ये देखो, तुम्हारे पास जो सैचुरेशन करंट की अगर मैं बात करूं, बताओ वो पी पे डिपेंड कर रही है, पी डिपेंड कर रहा है ई नॉट स्क्वायर के डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन नंबर 14 कि जो आई सैचुरेशन है वो पी पे डिपेंड कर रहा है, और पी तुम्हारे पास डिपेंड कर रहा है सैचुरेशन मतलब ई नॉट स्क्वायर। तो तुम्हारे पास अलग अलग वैल्यू दी हुई है क्या? रुकना, तुम्हारे पास अगर मैं इस केस की बात करूं तो आई सैचुरेशन 1 अपॉन आई सैचुरेशन 2 इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर अपॉन ई टू स्क्वायर। जल्दी से निकालो आंसर, बताओ। तुम्हारे पास सैचुरेशन पहले वाले के लिए तो 6 दी हुई है और 6 वाली दी है, तब बताओ वहां पे क्या दिया हो आपके पास। क्लियर ना? पक्का आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब थोड़ी मैथमेटिक्स है, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास दिया E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आया था, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक में ऐसे किए हुए केस, जहां पर ऐसे फंक्शन रहता है, सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बेटा बात करना बंद करो। प्लस का ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। हाँ ना? तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको क्या चीज? अरे यार मैंने वही लिखा, ये यहां है ना। क्या चीज? ब्रैकेट के बाहर नहीं है मेरे में। बेटा उसे मल्टीप्लाई करो, फिर तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन, फिर तो क्वेश्चन का क्या ही मतलब है। वो करेक्शन है। चलो अच्छा, आप कहोगे इसलिए नहीं कर पाए, आप करो जल्दी आंसर निकालो, क्विकली करिए। द कंसेप्ट तो समझ ही गए ना कि अब इसमें क्या कंसेप्ट आएगा। भाई इसको लिखेंगे दिस इज ई नॉट बाय 2 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। मैं तब जान दू। अब ये सिचुएशन है, मैं समझा देता हूँ, बेटा टाइम कम है क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन करने, अभी 1 घंटे आपको और बैठना है यार। मैं तब जान दू, इस केस की अगर मैं बात करूं यहां पर, भाई आपको एग्जाम 8 आवर्स तक देना है, मतलब मेंस एडवांस के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग सेकंड पेपर में 1 घंटे के बाद वो बैठ ही नहीं पाते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी ही खराब हो जाती है। और इस चक्कर में, ये मैं उनकी बात नहीं, मैं उनकी तो बात ही नहीं करता, जो सिंसियर होते नहीं है, मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जो बड़ा सिंसियर क्राउड है, मतलब जो अपनी सिर्फ एफिशिएंसी का बैंड बजा लेता है, उसकी रैंक खराब हो जाती है। क्योंकि सर वो मन ही नहीं, मतलब ये तभी नहीं मन करता ना कि आप जब घर पे आपका एक प्रॉपर रूटीन है ही नहीं, कब थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, फिर से ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ी देर पढ़ने लगे। बेटा इस एक एग्जाम में जो बीच का 2 आवर्स का गैप होता है ना, वो आपका ब्रेन उसमें उतना ही एक्टिव रहेगा जितना आपको पेपर देने में आपका ब्रेन एक्टिव होता है। तो इसे वो कंसिस्टेंट मानो, आपके 8 आवर्स में पूरा दिमाग आपका बहुत एक्टिव रहेगा।
तो इसे अपनी आदत डालो कि 8 आवर्स तक आपको बिल्कुल मतलब उसमें बिल्कुल भी आपको लिथार्जिक होना ही नहीं है, मतलब एक्टिव रहो पूरी तरीके से। तो इसके आज तो केमिस्ट्री होगी नहीं ना? आज भी है? कितने बजे से है? तो क्यों आप लोग रखवा रहे हो? अच्छा, मतलब तुम्हारा दूसरा रीजन है। हाँ नहीं, अब समझ गया, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। वो समस्या नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे ही होना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। मैं तब ध्यान दो। अच्छा, मुझे ही नहीं पता था यार कि कल आप लोगों की क्लास है। कल मैंने सिर्फ क्लास पोस्टपोन की थी, कल मैथ्स नहीं थी, कि आप लोगों को 2 बार आना पड़ेगा। 2 बजे वाली क्लास मैंने इसलिए की थी कि भाई आप मैथ्स और फिजिक्स एक साथ पढ़ के निकल जाओ। तो मुझे कल केमिस्ट्री का क्या टाइम था? तो फिर यार आपको मैं बता देना चाहिए था, फिर मैं क्लास रख लेता। मैंने तो सिर्फ इसी चक्कर में किया कि आप लोग एक क्लास के लिए इतनी दूर तक आते हो, मतलब कुछ ही, तो इसलिए मैंने आज शिफ्ट की है क्लास। चलो कोई नहीं, अब ये वैल्यू ये, लेकिन कल ध्यान रखना, कल 2 बजे क्लास है काइनेमैटिक्स की। आसान से बस कुछ नहीं, आपको रिवीजन करना ही नहीं कुछ है, बस क्वेश्चन कल होंगे, अच्छे क्वेश्चन, मजा आएगा मतलब कल की क्लास में, अगर थोड़ा बहुत सही से तुमने पढ़ा होगा। ये आपके केस है। अब देखो समझो, बताओ इससे फोटॉन्स मिलेंगे बेटा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ना, कांस्टेंट इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज E0/2 cos 0 एक तरीके से लिखा हुआ है। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू बताओ क्या हो गई? 0। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर 0, तो एनर्जी होती है एच न्यू। तो ये इसकी एनर्जी 0। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कभी भी आपको फोटॉन्स नहीं मिलते। फोटॉन किससे मिलते हैं? टाइम वेरिंग जब होगा तभी तो फोटॉन। वही तो ईएम वेव के लिए क्या होता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ईएम वेव कभी आपको मिलेगी। तो ये तो बेकार है, हमें सिर्फ किसको मैनेज करना है? इन दो को मैनेज करना है। हाँ ना? अब बताओ, तुम्हारे पास एक ओमेगा एक 2 ओमेगा है, तो बताओ जो 2 ओमेगा है वो ज्यादा मोर एनर्जेटिक होगा। तो पहले बताओ तुम्हारे पास, पहले बेटा कितना दिया कट ऑफ वोल्टेज, बताओ कितना है? 2। तो पहले की इक्वेशन रहेगी E इंटू 2 इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसके बराबर होगा? के मैक्स के बराबर होगा। मैं तब ध्यान दो, के मैक्स बताओ ये हो जाएगा, दिस इज एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब तुम्हें निकालना E इंटू कट ऑफ वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा? वो भी के मैक्स डैश हो जाएगा। अब बताओ हम इसमें से किसको कंसीडर करेंगे? 2 ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल, तो h इंटू 2 न्यू माइनस न्यू नॉट। बताओ क्या आंसर निकल आएगा आपके पास? उसे क्या क्या पूछा क्या था? कट ऑफ ही तो पूछा है, नोट कर। और भी कुछ पूछा है? किसको? अरे इस, भाई इन दोनों में फोटोन में कौन ज्यादा मोर एनर्जेटिक फोटोन है? तो जो मोर एनर्जेटिक है उसी को तो रोकोगे ना। जब इसको रोक लिया तो इसको तो रोक ही लोगे यार, ऑब्वियस सी बात है। पक्का? और भी कुछ पूछा गया? सेकेंड में उसने पूछा है एंड सैचुरेशन करंट। हाँ भाई, सैचुरेशन करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो, मतलब क्वेश्चन अल्टीमेट है। तो इस साले पार्ट पे तो मैंने ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान सा तरीका, पूछने का तरीका अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट। ये तो निकल ही आएगा, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अब सैचुरेशन ये हटा दूं ना, ये इतना कंसेप्ट तो क्लियर। बताओ अगर मैं अब बात करता हूं सैचुरेशन करंट, आपको दिमाग चलता नहीं, देखो मैं ही तब ध्यान दो, बहुत आसान है। सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला क्या था? P/H, P/H न्यू इंटू ईटा इंटू ई, यही तो था। मतलब सैचुरेशन बताओ पी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तुम्हें बताओ यहां पर जब इक्वेशन में, बेटा जब मुझे तो क्या इक्वेशन थी? ई नॉट क्या कॉस ओमेगा टी प्लस, अरे भाई बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस ई नॉट बाई टू, ये तो बकवास है, और प्लस ई नॉट बाई टू
cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब देखना ध्यान से बेटा, इसके लिए तो उसने सैचुरेशन करंट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6। ठीक, अब मुझे इसके लिए निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर देंगे, सैचुरेशन करंट आ जाएगी। हाँ ना? अरे हाँ ना यार। ठीक, अब बताओ, ये सैचुरेशन करंट आपकी डिपेंड करेगी, ध्यान से देखना बेटा, गलती यही होती है। अभी मैं एक बैच में करा रहा था, वहां पे अधिकतर स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत कर दिया। गलत कैसे किया? उन्होंने क्या किया, पी पे कंसंट्रेट किया। तो पी पे कंसंट्रेट करने का मतलब उन्होंने लिख दिया दिस इज आई सैचुरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। अरे भाई, फ्रीक्वेंसी भी तो है नीचे, तो ये ई नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा हुआ आपके पास। तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, दिस आई सैचुरेशन 1 बाय आई सैचुरेशन 2 इज इक्वल टू E1 स्क्वायर बाय E2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। आई सैचुरेशन है 6 अपॉन आई सैचुरेशन 2। E1 E2 बताओ, पहले में था E नॉट, दूसरे में E नॉट बाई 2 हो गया ना, और फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ है? 2 न्यू अपॉन न्यू, 4 टाइम्स। बताओ तो आई सैचुरेशन कितना हो गया? कितना हुआ बच्चा? 6/4। अच्छा, होल स्क्वायर तो किया ही नहीं यार अभी। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 4 नहीं, 2 सा 4 8। बताओ 6/8, 6/8 कितना आया? 0.75। अब आंसर चेक करो, तो तुम्हारे पास टोटल आई सैचुरेशन जो आएगा, आई सैचुरेशन बताओ क्या होगा? दिस आई सैचुरेशन 1 प्लस आई सैचुरेशन 2, ये था 6, ये था 0.75। तो आंसर देखो, है कोई ऑप्शन? माइक्रो एम्पियर। बात सभी को क्लियर? चलो ये वाले तो केस क्लियर। चलो अब इसके नेक्स्ट पे आइए, टिक करिए बेटा जो क्वेश्चन अभी आपके। कितने स्टार्ट होती क्लास? 5 पे नहीं सर, 15 मिनट। कहाँ है, सामने या निर्मल सर के? अच्छा देखो बेटा, आप लोगों को समझो, जो ऑब्जेक्टिव 1 सेक्शन 1 है ना, 1 से लेके तुम्हारे पास क्वेश्चन है 26 तक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज है। तो इसको जो है ना, आप लोग एक बार एज अ टेस्ट पेपर आज करिएगा के 25 क्वेश्चन आप 25 1 आवर में टारगेट करेगा। अच्छा, अगर आपको अच्छा कुछ सीखना है इसमें, और देखो ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको पाथ फाइंडर के कराए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये पाथ फाइंडर के सारे। 15 क्वेश्चन है टोटल मॉडर्न फिजिक्स में, और उसका जो है ना बिल्डअप वाले क्वेश्चन वो मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आप आइए, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15। ठीक, तो ये बिल्ड अगर आपको बहुत अच्छा करना, आपको लगता है नहीं इसमें मैं बहुत अच्छा करना, तो आप ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे जिनको मैं कल की क्लास में हो सकता है ले लूं, बट कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो है ना पूरा काइनेमैटिक है। तो आप लोग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स पूरी हो गई है, तो आपको ये 15 क्वेश्चन पाथ फाइंडर के अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब रेलेवेंट है, इररेलेवेंट क्वेश्चन मैंने दिए ही नहीं आपको है, ठीक, वो आपका अलग। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं काइनेमैटिक्स की क्लास के साथ, ठीक। अगर आप आओगे तो हो सकता है फिर से वही 45 मिनट की आपकी क्लास हो, पहले अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करना फिर उसको डिस्कस करेंगे।